मृग तृष्णा अध्याय 66। अदालत में तेज शोर हो रहा था। क्यों? क्योंकि सभी के सामने प्रोफेसर हंस गंगवार खड़े हुए थे, जिनकी मृत्यु की वजह जानने के लिए कब से जद्दोजहद चल रही थी। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं। क्या आप वास्तव में प्रोफेसर हंस गंगवार ही हैं? विश्वदेव ने पूछा। जी हां, मैं हंस गंगवार ही हूं। तो क्या आपके बेटे भी नहीं, वे मारे जा चुके हैं? प्रोफेसर हंस की आवाज भीग चुकी थी। उनका कत्ल किसने किया था? जिसने प्रोफेसर हंस का कत्ल किया था। क्या आप बकवास कर रहे हैं? आप कभी कहते हैं कि प्रोफेसर हंस जिंदा हैं और कभी वो मैं हूं और अब कह रहे हैं कि उनका कत्ल हो चुका है। दोनों ही बातें ठीक हैं। विश्वदेव झुंझला उठे थे। उन्होंने पूछा, अच्छा जनाब, तो ये बताइए कि वो लाश किसकी थी जिसे राष्ट्रीय सम्मान के साथ प्रोफेसर हंस के पार्थिव शरीर के रूप में अंत्येष्टि दी गई थी? प्रोफेसर हंस गंगवार की। ओह माय गॉड! विश्वदेव की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। उन्होंने एक बार फिर प्रोफेसर हंस से आलोचनात्मक शैली में प्रश्न किया, अच्छा तो प्रोफेसर हंस गंगवार और उनके बेटों को किसने खत्म किया था? मैंने। एक और धमाका, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। उत्तर शांत व संक्षिप्त था, पर संपूर्ण विश्व में तहलका मचा चुका था। स्थिति बेहद रोचक मोड़ पर आ चली थी। प्रत्येक सदस्य की धड़कन तेज हो चली थी। योर ऑनर, सामने कटघरे में जो शख्स प्रोफेसर हंस गंगवार का हमशक्ल बनकर खड़ा है, वो निश्चित रूप से खुद को बचाने की या तो कोई साजिश है या वो शख्स कोई पागल है। विश्वदेव ने इन शब्दों के साथ ही जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो और ज्वालामुखी का लावा चारों दिशाओं में फैलने को बेताब हो, क्योंकि चीख पड़े थे प्रोफेसर हंस गंगवार। हां, पागल ही हूं मैं, और मुझे पागल बनाया है इस देश की राजनीति ने, यहाँ के भ्रष्ट और सत्तालोपोत नेताओं ने। मुझे पागल बनाया है मिस्टर हेमंत मिश्रा जैसे वकीलों ने। मुझे पागल बनाया है डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी जैसे सम्मानित लोगों ने, और मुझे पागल बनाया है सारे देश में फैले उन लोगों ने जो भारतीय होते हुए भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। मुझे पागल बनाया है रिश्वतखोर अफसरों और सरकारी कर्मचारियों ने। प्रोफेसर हंस के ये शब्द भ्रष्टाचारियों को किसी नश्तर की भांति चुभ रहे थे। हां, मैं पागल हूं मैं। वे बच्चों की भांति फपक फपक कर रोने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने खुद पर नियंत्रण करने की कोशिशें प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे उनका चेहरा कठोर और फिर कठोरतम होता जा रहा था। भावहीन लेकिन दृढ़ निश्चयी उन्होंने कहना प्रारंभ किया, आज मैं देशवासियों को एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो प्रत्येक भारतीय को जानना ही चाहिए। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे और एक घृणित अपराध के दोषियों को सजा दिलवाने में मदद करेंगे। प्रोफेसर हंस के इन शब्दों के साथ ही हड़कंप सा मच गया था। सभी की निगाहें प्रोफेसर हंस पर थीं। जो लोग अदालत में नहीं थे, वे अपने अपने टीवी सेट से चिपके हुए थे। स्क्रीन पर खड़े प्रोफेसर हंस को देख रहे थे। उनके चेहरे से नजरें जैसे चिपक सी गई थीं और उनके कान प्रोफेसर हंस के मुख से निकले एक एक शब्द को सुनने के लिए बेताब थे। वो जनवरी 1997 का कोई दिन था, जबकि मैंने ये फैसला किया था कि मुझे एड्स पीड़ितों के लिए एक रामबाण औषधि का निर्माण करना है। सबसे पहले मैंने अपने विश्वसनीय मित्र डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी को अपने विचारों से अवगत कराया। उसके बाद मैंने भारत सरकार से अपने इरादों के बारे में कहा। इसके लिए मुझे कुछ आधारभूत सुविधाएं दी गईं, साथ ही मजबूत सिक्योरिटी भी ऑफर की गई। लेकिन मैंने अपने साथ केवल 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को ही रखा।
जिसमें से 2 गार्ड्स मेरे पास पहले से ही थे। इस प्रकार मैंने केवल 2 अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड्स को अपनी सुरक्षा में लगा लिया। मैं परिश्रम के साथ अपने काम में लग गया। इस दौरान मेरी गतिविधियां काफी सीमित रह गई थीं। मैं महीने में केवल 1 बार ही बंगले से बाहर घूमने के उद्देश्य से निकलता था और उसी दिन मैं अपने मित्र डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी से मिलने जाता था। सामान्यतः मैं शराब नहीं पीता, लेकिन उस दिन हम दोनों जमकर नशा करते थे, शराब पीते थे। वो दिन 23 जून 1999 का था, जबकि मैं अचानक ही अवनीश चतुर्वेदी के बंगले पर अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गया था। सामान्यतः मैं इसे सदैव पहले से ही सूचित कर देता था, पर उस दिन मैं इसे बिना बताए ही इसके बंगले पर चला गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि ये मोबाइल पर किसी व्यक्ति से बातें कर रहा था। उत्सुकतावश मैं इसकी बातें सुनने लगा। उस रोज मुझे पता लगा कि ये आईएसआई का एजेंट और देशद्रोही है। भविष्य में होने वाली मेरी खोज को लेकर गंदे मंसूबे बना रहा है। इसका अनुमान था कि खोज पूरी होने के बाद सबसे पहले मैं इसे ही बताऊंगा। इसके बाद मेरी हत्या करके मेडिसिन के फॉर्मूले को उड़ा लेने का प्लान बनाया गया था। मैं अपने तथाकथित सबसे अच्छे मित्र के वास्तविक चेहरे को देखकर हैरान था। मेरे दिल ने चाहा कि इस कमीने देशद्रोही को इसी वक्त मार दूं, लेकिन मैंने सोचा कि इसकी हत्या करके मुझे क्या हासिल होगा। आईएसआई का जाल तो सारे देश में है। जब तक उसे जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा, तब तक भारत में ये लोग अपनी आतंकी गतिविधियां जारी रखेंगे। उस दिन मैं इससे बिना मिले ही चुपचाप घर वापस आ गया। बंगले पर वापस आकर मैं कई दिनों तक आत्ममंथन करता रहा कि किस प्रकार देश को इन लोगों के हाथों से बचाया जाए। एक बार तो मैंने सोचा कि पुलिस का सहारा लिया जाए, लेकिन प्रश्न पूरे देश का था। इसलिए यह विचार मैंने झटक दिया। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ठोस सबूत मेरे पास नहीं थे, इसलिए बहुत अधिक रास्ते मेरे पास नहीं थे। मैंने यह भी सोचा कि किसी प्रभावशाली राजनीतिक को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाए, लेकिन ऐसा करने से मेरी सूचना का राजनीतिकरण किया जा सकता था। अधिकांश राजनीतिज्ञों का ध्यान अपने वोट बैंक को बढ़ाने की योजनाओं में ही लगा रहता है। पब्लिक मनी से घोटाले करके अपना घर भरने वाले अधिकांश नेताओं में से सही व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? कुर्सी से किसी भी कीमत पर चिपके रहने वाले इन लोगों से क्या उम्मीद की जाए? और फिर जो सही नेता है उसकी पहचान कैसे हो? किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं होता। बताऊं भी तो किसे बताऊं? अंत में मैंने निर्णय लिया कि मैं खुद ही पूरे देश से आईएसआई का सफाया करूंगा। इसके लिए सबसे पहले तो मुझे इनके मुखिया तक पहुंचना था। मैं जानता था कि चतुर्वेदी एक मामूली एजेंट है, और ये भी कि उसके संगठन का चीफ कौन है कोई नहीं जानता, क्योंकि चीफ कभी किसी एजेंट से नहीं मिलता। इसलिए चतुर्वेदी की गतिविधियों पर नजर लगातार रखकर इनके चीफ तक पहुंचा जा सकता था। मैंने सोचा अगर डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी अपने संगठन के लिए कोई बड़ा कार्य करे तो हो सकता है कि इसका चीफ इसे प्रोन्नत करे और तब चतुर्वेदी के सहारे चीफ तक पहुंचा जा सकता है। ये विचार मस्तिष्क में जन्म लेते ही मैंने एक स्कीम बनाई। मैंने सोच लिया था कि चतुर्वेदी को उसी की चाल से मात देना है। मेरा प्लान था कि इसकी योजना के अनुसार मैं चतुर्वेदी को अपनी खोज के पूरी होने की जानकारी दूंगा और फिर मेरा कत्ल भी होगा। देशद्रोहियों को एड्स फैलाने और एड्स से बचाने की मेडिसिन के नकली फॉर्मूले भी उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन इस योजना में मेरे दोनों बेटे मेरे सामने समस्या के रूप में खड़े हो गए। इसके लिए मैंने सोचा कि ड्रामे के प्रारंभ होने से अंत तक इन्हें गुप्त रूप से बाहर भेज दूंगा।
अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना खुद का एक स्पेशल क्लोन बनाने का प्रयास आरंभ कर दिया। मैं एक ऐसा क्लोन बनाना चाहता था जो हूबहू मेरी तरह ही दिखता हो। ये काम बहुत अधिक कठिन था क्योंकि अभी तक हमारे विज्ञान ने इतनी भी प्रगति नहीं की है कि क्लोन उससे कहीं अधिक टेक्नोलॉजी की मांग करता था। पर मैंने अपने प्रयास जारी रखे। मेरी योजना थी कि अपने क्लोन को कत्ल करवाकर मुझे अंडरग्राउंड हो जाना है, जिससे मैं दुनिया की नजरों में और चतुर्वेदी की नजरों में मर जाऊं। तब डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी को उपलब्धि के एवज में संगठन के और भी अधिक करीब जाने का अवसर मिलता और यही वो समय होता जबकि मैं अवनीश चतुर्वेदी को अपनी निगरानी में रखकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता था। प्रोफेसर की आवाज में दर्द साफ छलक रहा था। उनकी आवाज लड़खड़ाने लगी थी। 7 नवंबर 1999 को लगभग 1.5 साल के परिश्रम के बाद मैं अपना क्लोन बनाने में सफल हो गया। उधर मैंने एड्स की औषधि की खोज जारी रखी थी। 25 नवंबर 1999 को रात 11:11 पर मुझे एहसास हो चुका था कि मैं सफलता प्राप्त कर चुका हूं। अगले दिन दोपहर को मैंने मंत्री अमजद इस्लाम, प्रोफेसर हंस ने ये बात कटघरे में खड़े अमजद इस्लाम की तरफ इशारा करके कही थी। हाँ, इस कमीने अमजद इस्लाम को अपनी सफलता की सूचना दे दी। बस यही गलती कर दी योर ऑनर। इतना कहकर प्रोफेसर हंस फूट फूट कर रोने लगे। अध्याय 66 समाप्त होता है।